नमस्कार, समय रणक्षेत्र का मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बात दिल्ली की करेंगे क्योंकि दिल्ली में हो गई है एंट्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे की। लेकिन दिल्ली की राजनीति में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, अपने चरम पर हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और 70 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। इस बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोला और ये हमले लगातार तेज हो रहे हैं। बीजेपी सीएजी रिपोर्ट, केजरीवाल की आय, अन्य विवादित मुद्दों को उठाते हुए लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। तो वहीं सियासी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों की एंट्री दिल्ली में हो चुकी है। हरियाणा और महाराष्ट्र में मिली अपार सफलता के बाद बीजेपी को उम्मीद है दिल्ली में भी ये वाला दांव चलेगा और वो चुनाव जीतेंगे। ये नारा न केवल चुनावी माहौल को गरमा रहा है, विपक्षी दल इस नारे को बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। कोई तो कह रहा है कि ये लोग ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा का दावा है कि वो समाज को जोड़ने और दिल्ली के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अब दिल्ली की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक बटेंगे तो कटेंगे का यह नारा चर्चा का विषय बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशी अपने अपने पोस्टर में यह नारा लिख रहे हैं, साथ में योगी आदित्यनाथ की फोटो भी लगा रहे हैं। अब दिल्ली का सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है और चुनावी मैदान में हर दल अपनी जीत की रणनीतियां बनाने में जुटा है। देखना होगा कि इस तीखी बयानबाजी और विवादित नारों के बीच दिल्ली की जनता किसे अपना समर्थन देती है। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं वो रिपोर्ट जो आज दिन भर चर्चा के केंद्र में रही। दिल्ली में चुनावी राजनीति अपने चरम पर है। हर गली, हर चौक और हर मंच पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। सवाल उठाए जा रहे हैं केजरीवाल की इनकम पर, उनके कार्यकाल पर और उनकी राजनीति पर। हमारे भी और दिल्ली की जनता के भी। तो बहुत मामूली से कुछ सवाल है जो हम उनसे पूछना चाहते हैं। केजरीवाल हमेशा से अपने विधायक वेतन को अपनी इनकम का सोर्स बताते हैं। 2020-21 वो एफिडेविट जो उन्होंने जमा कराया आप देख सकते हैं। 2020-21 उन्होंने कोई और इनकम का सोर्स नहीं बताया है, सिर्फ अपनी सैलरी को इनकम का सोर्स बताया है। लेकिन 2020-21 में उनकी जो इनकम है वो पिछले सालों के मुकाबले जो चलती आ रही है अचानक 40 गुना बढ़ जाती है, 40 टाइम्स। और फिर 23-24 में 22-23 में वापस आती है और फिर 2023-24 में 6 गुना बढ़ जाती है। अब 40 गुना एकदम इनकम बढ़ना, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। हम शराब नीति को दोबारा लागू करेंगे। अन्ना हजारे के आशीर्वाद से उपजे जन आंदोलन में नैतिकता की दुहाई देने वाली पार्टी क्या पहली प्राथमिकता शराब हो गई है? ये तो देखा ही नहीं हमें आज तक। सीएजी की रिपोर्ट आपने कंसील कर दिया, विधानसभा में नहीं आने दिया। आपको मालूम है कानून के मुताबिक जब रिपोर्ट आती है तो पहले विधानसभा में जाती है, वहां से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाती है। तो 2600 करोड़ का घोटाला हुआ, उसको आप छुपा गए। माननीय केजरीवाल जी जेल गए, माननीय सिसोदिया जी जेल गए, बाकी लोग गए, चार्जशीट फाइल हो गई है, सैंक्शन दे दिया गया है। इसके बाद भी शराब के ठेकेदारों का ऐसा क्या दबाव है इनके ऊपर? कौन सी अंडरस्टैंडिंग है? क्या आते के साथ उनका कहना है कि हम दोबारा लागू करेंगे? दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी पलटवार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता हर मोर्चे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए केजरीवाल सरकार खुद को जनता का मसीहा बता रही है। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंग वॉर चल रहे हैं सड़कों के ऊपर। 20-20, 25-25 राउंड फायरिंग चल रही है सड़कों के ऊपर। व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं।
हर दूसरे दिन व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, इतने करोड़ रुपए पहुंचा दो नहीं तो तुमको मार डालेंगे। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। रोज दिल्ली से 17 बच्चे गायब हो रहे हैं। तुम दिल्ली को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के सेलिब्रिटीज को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के बॉर्डर्स को सुरक्षित नहीं रख सकते। तो आज डबल इंजन की सरकार ना तो अच्छी सरकार दे सकती है और ना देश को सुरक्षा दे सकती। तो वही बीते कुछ समय से कमजोर नजर आ रही कांग्रेस भी इस बार नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता दिल्ली के विकास के अपने पुराने दावों को दोहराते हुए खुद को बीजेपी और आप के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उससे प्रेरणा लेते हुए हमने 1 महीने की दिल्ली यात्रा का आयोजन किया और दिल्ली के हर गली नुक्कड़ और कोने तक पहुंचने का हमने काम किया। लोगों के दुखों को जाना, लोगों की परेशानियों को जाना और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि ये जो 5 गारंटीज, जिसमें मुख्य महिलाओं के लिए 2500 रुपये प्रति महीने की DK शिव कुमार जी आए, उन्होंने अपने स्टेट में लागू की थी, उन्होंने यहाँ पर इसका अनाउंसमेंट किया। जीवन रक्षा योजना, जिसके तहत हम 25 लाख रुपया का इंश्योरेंस के नागरिक को देंगे जो पहली सांस यहाँ लेता है और आखिरी सांस तक, उसमें सभी यूनिवर्सली एक गारंटी होगी जिसमें उनको सबको हम कवर करेंगे। इसी प्रकार से सचिन पायलट जी ने युवाओं के लिए 8500 रुपये महीना इंटर्नशिप फॉर 1 ईयर की गारंटी का लॉन्च। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री मैं जिम्मेदार लूँगा, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बना दो। जब शीला दीक्षित ने दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, 15 साल जो भी दिल्ली का तरक्की, आप मेट्रो रेल देखो, CNG गाड़ियों का देखो, सड़क का देखो, फ्लाईओवर्स का देखो, जो भी दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ था शीला दीक्षित जी ने जब मुख्यमंत्री थी तभी किए। उसके बाद 3 बार केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बने, 3 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। दिल्ली का हाल कैसे हो गया आप देखो। इसी बीच बीजेपी ने अपने 9 नए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने जमीनी स्तर पर मजबूत चेहरे को मौका दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपने इस दाव से जनता का भरोसा जीत पाती है या नहीं। हालांकि दिल्ली की जनता के सामने विकल्पों की भरमार है। एक तरफ केजरीवाल की योजनाएं तो दूसरी तरफ बीजेपी की केंद्र की ताकत। तो ऐसे में राजधानी का चुनावी मैदान पूरी तरह से गर्मा गया है। देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या दिल्ली की जनता विकास के नाम पर वोट करेगी या फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में बह जाएगी। बहरहाल ये फैसला हर वोटर के हाथ में है। फिलहाल राजधानी में सियासी माहौल उफान पर है और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये कहना अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देखिए, अभी बीते बुधवार को स्टार प्रचारकों की सूची आई। 40 नाम थे और जो नाम थे वो उसमें एक से एक बीजेपी के फायर ब्रांड नेता थे, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा हो, फिर गिरिराज सिंह हो, फिर चाहे योगी आदित्यनाथ हो, ये तमाम नाम। लेकिन आज पोस्टर लग गए, पिच तैयार कर दी गई है। इंतजार उन तमाम नेताओं का और आक्रामक बयान जो हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पर बैटिंग कर रही है, हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखा, हमने हरियाणा में देखा और महाराष्ट्र में देखा, उसके नतीजे भी देखे। शायद इसी उत्साह से लवरेज बीजेपी दिल्ली में भी वही दांव चलने की तैयारी में है। क्या उसमें वो कामयाब होगी? इन्हीं सब विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। मेहमान कौन कौन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते, उसके बाद में बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हिमांशु जी, बहुत स्वागत है आपका। अनिल गर्ग साहब है, राजनीतिक विश्लेषक। अनिल गर्ग जी, आपका भी बहुत स्वागत है सुदर्शन पर। मदन मोहन है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। मदन मोहन जी, आपका भी बहुत स्वागत है सुदर्शन पर। और कुछ ही देर में रतन तिवारी जी भी जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी इन नारों के बीच में अपनी स्थिति कहां देखती है। खैर, चर्चा की शुरुआत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ में, डॉक्टर हिमांशु शुक्ला। हिमांशु शुक्ला जी, ये कहा जा रहा है विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा
कि ये जो कुछ चल गया यूपी में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, वो दिल्ली में नहीं चलेगा। यहां का वोटर समझदार है। एक बात यह भी कही जा रही है कि आप लोग अपनी हार को देखकर बौखला गए, इसीलिए अपने उसी नारे को आप लेकर यहां उतर गए हैं और ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। संक्षेप में जवाब चाहूंगा, उसके बाद में एक एक करके सभी के रिमार्क्स पढ़ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, इन्होंने बोला कि समझदार है, मूवमेंट तो के बारे में हमने बात कर जनता ली को थी, क्या ज्यादा बताना बात चाह रहे हैं ऑलरेडी हम कि अगर हम जनता को जोड़ रहे हैं तो जो जनता ये समझती है कि जुड़े रहना चाहिए, क्या वो नासमझ है? केजरीवाल खाली खुद को हिमांशु, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से मैं कनेक्ट होऊंगा, और क्योंकि आपका जवाब बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, आपका जवाब बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर लग रहे हैं। आरोप गंभीर इसलिए लग रहे हैं कि ये जो बटेंगे तो कटेंगे के बाद में अब आपके प्रत्याशी जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विशेष तौर पर, वो पोस्टर्स लगा रहे हैं और पोस्टर्स में लिख रहे हैं ना बटेंगे ना कटेंगे। इस प्रकार की बातें भी कही जा रही है। बटेंगे तो कटेंगे के बाद इस प्रकार के बयान भी दिए जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। हिमांशु, मैं चाहूंगा अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, कुछ आवाज में डिस्टर्बेंस आई थी। क्या मेरी आवाज अभी आ रही है? अभी आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है हिमांशु जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा था सबसे पहले कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो बयान दिया है कि दिल्ली की जनता समझदार है, ये जनता समझदार है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जनता ये समझती है कि अगर जुड़ के रहना है, एक साथ मिल के रहना है, तो क्या वो नासमझ जनता है? अरविंद केजरीवाल जी अगर थोड़ा सा पढ़ लिख गए हैं तो मुझे उम्मीद नहीं कि इतना अहंकार उनको होना चाहिए। हमने तो क्या जनता से बोला है कि सब मिल के रहो, सब जुड़ के रहो, क्योंकि केजरीवाल जी की राजनीति ही तुष्टीकरण की रही है। वो जो हिंदुओं को बांटने की है, स्वास्थ्य को झाड़ू मारती है, और फिर वक्फ बोर्ड को जो है 100 करोड़ रुपए दे देते हैं। तो उन्होंने तो अपना वोट बैंक जो है कुछ रोहिंग्याओं से, कुछ फर्जी वोटरों से जोड़ के बना लिया है। अगर हमने हिंदुओं को बोल दिया है कि बटोगे तो कटोगे, जुड़ के रहोगे, एक रहोगे, बात ये इसलिए उठी हिमांशु, बात ये इसलिए उठी क्योंकि आप लोग ये नारे तो लगा रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन हिंदुओं के लिए आप कर क्या रहे हैं? आम आदमी पार्टी तो ग्रंथियों को, पुजारियों को 18,000 रुपए महीना वेतन देने की बात कर रही है। इस प्रकार के जो है दावे लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन आप लोगों की जब बात आती है तो आप लोग लगता है कि इस प्रकार के नारों का इस्तेमाल सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए करते हैं। इस पर आपका क्या जवाब है वो मैं लूंगा, लेकिन बाकी जो प्रवक्ता हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, नहीं मैं आ गया हूं। थोड़ा सा पेशेंस देख, थोड़ा सा सस्पेंस छोड़िए, लौट के आऊंगे तब इस पर आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि बाकी मेहमान ओपनिंग रिमार्क सभी का जरूरी, डिबेट की शुरुआत हुई है। मदन मोहन जी हैं। मदन मोहन जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है, ऐसा लग रहा है देखने में कि हिंदुओं के दिल में बस चुका है। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी, पर हरियाणा जीती, उसके बाद में महाराष्ट्र में बम्पर जीत। किस प्रकार से निपटेंगे इससे? आशीष जी, सबसे पहले मैं ये करेक्ट करना चाहता हूं, जो मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं, आपका प्रवक्ता नहीं हूं जी, तो प्लीज उसे चेंज कर दीजिएगा। ठीक है जी। सर, मैं अभी भी ग्राउंड पे घूम रहा हूँ, और मुझे ग्राउंड पे जो है, जो मैं आपको ग्राउंड पे रिपोर्ट आप देख रहे होंगे, मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, मैं आज भी नई दिल्ली विधानसभा में घूम रहा था। तो जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो दिल्ली में 2 तरीके के वोटर हैं जी। दिल्ली में एक वोटर वो है जो 5 स्टार में बैठ के क्लीन जो यमुना है और क्लीन पॉल्यूशन पे बात करते हैं। दूसरे जो वोटर हैं, जो आम वोटर हैं, उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी 2100 रुपए, इस सब से जो है वो वोट, उनका जो मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है जिस पर वो वोट कर रहे हैं, वो इस तरीके का है। जो वो फ्री राशन की बात करते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, फ्री पानी की बात करते हैं, आपको शिकायतें मिलेगी, लेकिन जब आप जाइएगा तो वो बोलेंगे जो हमें 2100 रुपए मिलेगा, हमें जो है सो फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। तो मुझे वो ज्यादातर वोटर, मैं सबका नहीं कह रहा हूं, लेकिन मोस्टली जो ज्यादा वोटर है वो मुझे जो है सो, ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मदन मोहन जी की ये सारी चीजें जो हो रही हैं चुनाव में, जो दिखाई दे रही है, उसमें फ्रीबीज का मुद्दा ज्यादा रहेगा और फ्रीबीज की वजह से आम आदमी पार्टी के पक्ष में जनता घूमेंगी, आप ये कहना चाह रहे हैं शॉर्ट में? बिल्कुल सर, और वोमेन का मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। और आप देखिएगा जो इस चुनाव को जब 8 तारीख को गिनती होगी तो आप देखिएगा जो वोमेन वोटर जो है आपको आम आदमी की तरफ ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, आप बनी रहेगा। हमारे साथ अनिल गर्ग जी भी हैं। अनिल गर्ग जी, आप किस प्रकार से देखते हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला दिल्ली में चलता दिखाई दे रहा है या दिल्ली की जनता किसी अलग पैटर्न पर वोटिंग करती है? आशीष जी, बात ऐसी है कि दिल्ली की जनता कोई देश की जनता से अलग नहीं है जी।
और जो मुद्दे हैं आप अगर देखेंगे हरियाणा और महाराष्ट्र को भी देखेंगे तो कमोबेश एनडीए हरियाणा और महाराष्ट्र में थे। एक तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं, एक जातिगत की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, एक सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, तो किसको सुनना है जी। दिल्ली में अगर कोई डिफरेंस है तो बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, यहाँ पे बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है। और इस डिफरेंस की एक बड़ी वजह है कि जो 2013 में जो लोगों ने केजरीवाल पे विश्वास किया था वो नई आशा नई संचार के साथ किया था कि ये व्यक्ति उन व्यक्तियों जैसा नहीं है जैसे जो आमतौर पे एक राजनीतिक व्यक्ति की छवि होती है, या ये पार्टी वैसी पार्टी नहीं है जैसे कि एक आमतौर पर राजनीतिक पार्टी होती है। यानी उन लोगों ने कहीं ना कहीं केजरीवाल में अपना अक्स देखा था, एक आम आदमी का चेहरा देखा था। उनको लगता था ये आदमी हमारी समस्या भी जानता है और जो आदमी समस्या जानता है वो हल भी आराम से हमारा कर देगा। लेकिन विरोधाभास तो खुद केजरीवाल के बयानों में भी आ गया। 2015 में जो उन्होंने जमुना जी के बारे में कहा था, 2020 में जो जमुना जी के बारे में कहा था, आज भी वही बात कह रहे हैं कि मुझे 5 साल और दे दो। तो सवाल ये है कि अब इतने सालों में यमुना से इतना पानी तो बह गया कि अब दिल्ली की जनता को ये समझ में आ गया कि केजरीवाल में या आम आदमी पार्टी में दूसरी पार्टियों के मुकाबले में कोई रत्ती भर भी डिफरेंस नहीं है। आम आदमी पार्टी भी वही अपीजमेंट की राजनीति करती है, वही तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वही लोगों को बांटने की राजनीति करती है। और लेकिन इन सबके बीच में अनिल जी जब बात आती है फ्री बिजली की, फ्री पानी की, महिलाओं की फ्री बस यात्रा की, इन सब में आम आदमी पार्टी को एज मिल जाती है, ऐसा देखने को मिलता है। कई चुनाव में ऐसा देखने को मिला है। क्या ये सारे जो इश्यूज हैं, ये सारे मुद्दे हैं, बीजेपी यहां मात खा जाती है या इस बार जनता इसे भूल कर आगे बढ़ेगी, कुछ और तरीके से वोटिंग करेगी? आशीष जी, मैं एक बात तो पक्का कहूंगा कि में आम आदमी पार्टी को एज मिलता है। वजह क्या है कि ये सारी बातें 2013 में अरविंद केजरीवाल ने भारतीय राजनीति में शुरू की। और जो आदमी किसी बात को शुरू करता है, आप उसको फ्री बीज का नाम दीजिए, आप इसको पब्लिक वेलफेयर का नाम दीजिए, लेकिन आप जनता वोटर, भारतीय जनता और वोटर को यह दिमाग में आ गया जो कुछ मुझे मिल रहा है बस वो मेरा है, नहीं तो हर राजनीतिक पार्टी अपना घर भरती है। डायरेक्ट लाभ, ये जो डायरेक्ट लाभ होता है ना, डायरेक्ट बेनिफिट जब मिलता है जनता को तो उसको याद रखते हैं, ये मैंने देखा है। और क्योंकि ये जो फ्री राशन योजना जो केंद्र सरकार चला रही है और लगातार बड़े पैमाने पर राशन का सिलसिला लगातार जारी है, उसका फायदा उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया है कई मौकों पर और कई राज्यों में दिखाई दिया है। अब जब डायरेक्ट लाभ अगर आम आदमी पार्टी दे रही है तो कैसे निपटेंगे आप लोग? हिमांशु जी बताइए, क्योंकि सारी बातें एक तरफ, आपके नारे एक तरफ, तमाम दावे एक तरफ, बड़े बड़े बयान एक तरफ, लेकिन फ्रीबीज से कैसे टकराएंगे? ये कहा जा रहा है लगातार कि यहां पर बीजेपी का सरेंडर हो जाता है जब बात फ्री बिजली की आती है, क्योंकि आप ये कहीं नहीं कहते कि हम भी फ्री बिजली देंगे, आप ये कहते हैं कि हम ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे। डायरेक्ट लाभ की बात आप करते नहीं, बटेंगे तो कटेंगे ही कैसे हर चुनाव आपको जिता सकता है? दिल्ली का मामला इसलिए अलग क्योंकि यहां पर फ्रीबीज का मामला रहता है। हिमांशु, आपकी आवाज नहीं आ रही। हिमांशु, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है म्यूट है शायद। म्यूट नहीं हूं, मैं अनम्यूटेड हूं। जी जी, आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल हिमांशु जी आ रही, बोलिए। अच्छा, अब मैं 3-4 बातों के बारे में बात करूंगा जो इतनी देर से चल रही है। सबसे पहले मैं ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्लेना और अल्कोहल पार्टी ऑफ सिसोदिया और घोटाला पार्टी ऑफ केजरीवाल, इन तीनों पार्टियों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले इन्होंने बोला कि हिंदू और मुसलमानों की, आपने बोला कि ये 18,000 जो हैं, जो हमारे ग्रंथियों पुजारियों को दिए जाएंगे, के पुजारी हैं, इन सबको देंगे। तो आप ये बताइए, आज तो अब तो हम भी मान गए हैं, हम दिल्ली के निवासी, आप भी मान गए होंगे, पूरी धरती मान गई है कि केजरीवाल से बड़ा झूठा आदमी कोई धरती पे नहीं है। 18 महीने से जो मौलवियों की सैलरी नहीं दी है, वो कैसे हम उसको मान लग सकते हैं कि वो आगे पुजारियों की सैलरी देगा? ऐसा मान ही नहीं सकते। जब सालों से 10 साल से वो जितने भी उसने वादे किए हैं सारे झूठ बोले हैं। तो ये एक और उन्होंने वो इलेक्शन के आने के पहले एक लॉलीपॉप दिखा देते जनता को, उनको लगता है जनता है बेवकूफ, वो इलेक्शन के पहले झूठे वादे दिखा देते हैं, फिर जीत के बोलते हैं हमको 5 साल दीजिए। 10 साल से वो यमुना का वादा कर रहे हैं और फिर आके कह रहे हैं कि हमको यमुना नहीं। यही तो आम आदमी पार्टी वाले भी कह रहे हैं ना हिमांशु, आम आदमी पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि आपका जो ध्रुवीकरण का प्रयास है, बटेंगे तो कटेंगे, वो हर चुनाव में नहीं चलेगा।
वो काठ की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती है। दिल्ली की जनता कुछ और देखती है, दिल्ली की जनता विकास देखती है। तो विकास की गंगा आम आदमी पार्टी ने बहाई है, उसका कोई तोड़ नहीं है आप लोगों के पास। इस प्रकार की बातें होती हैं, इस पर कुछ जवाब दीजिए, क्योंकि आपका सीधे तौर पर यह कहना है कि भाई फ्रीबीज 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 नहीं चलेगा, और उनका यह कहना है ध्रुवीकरण यहां नहीं चलेगा, यहां पर हम सीधा लाभ जनता को दे रहे, तो जनता आम आदमी पार्टी को वोट क्यों नहीं देगी? मैं आपको बता रहा हूं कि फायदे कितने जनता को मिले हैं। आप ये बताइए, पिछले 10 साल में आप मुझे 5 फ्लाईओवर बता दीजिए जो आम आदमी पार्टी ने बनवाए हैं। एक भी नहीं है। आप बताइए, एक मुझे दिल्ली का ऐसा इलाका बता दीजिए जहां पे साफ पानी आ रहा है। मैं यहाँ पे जो साउथ दिल्ली के जो मोस्ट वीवीआईपी एरियाज है, मोस्ट पॉश एरिया है, वहां भी भूरा पानी आता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके स्कूलों की। इनके स्कूल, इन्होंने पहले एडवर्टाइजमेंट किया, विदेश में जाके बोला कि हम स्कूल ऐसे हमारा विदेशी मॉडल पे स्कूल है। हिमांशु, तो इस पर लड़िए ना। देखिए, इस पर जैसे कि अभी आप यहां बोल रहे हैं, आप ये तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, इन इश्यूज को लेकर जनता के बीच जाइए। ये बटेंगे तो गटेंगे क्यों लेकर आना पड़ रहा है? योगी आदित्यनाथ के नारे को दिल्ली में बुनाने की कोशिश क्यों हो रही है? अगर आपके पास इन सवालों का जवाब है जो आप यहां दे रहे हैं, तो उसको लेकर जाइए जनता के बीच। ये बटेंगे तो कटेंगे इंट्रोड्यूस कराने के पीछे का क्या कारण है? हाँ, इस पर आइए। इसका भी जवाब दिया, हम इसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। आप बताइए, कुछ ऐसी जगह हैं, जनकपुरी, विकासपुरी, ओखला, यहाँ पे सीधे सीधे ऐसे घर हैं T31, T32 जहां रोड है, खाली प्लॉट है, वहां कोई रहता नहीं है। उस घर में 32 वोटर जो है किसी अननोन, किसी विशेष समुदाय के, जहां पे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वहां पे कैसे आ गए? ओखला जैसी जगह पे जो है वोटर कार्ड जो बना रहे हैं, रोहिंग्याओं का वोटर कार्ड कैसे बन रहा है? जहांगीरपुरी में रोहिंग्याओं को फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री कूलर, राशन और जमीन ये कौन दे रहा है? 5 एकड़ लैंड दिया है, बिजली दिया है। वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार वाले आते हैं, उनको सारे मुफ्तखोरी देते हैं और उनसे बोलते हैं कि कोई दूसरा आएगा, कोई मीडिया का आएगा तो उनसे बातचीत नहीं करनी है। ठीक है, तो जब ये आम आदमी पार्टी कर सकती है तो हम तो जनता के बीच आके बता सकते हैं ना कि इससे बचिए आप। ठीक है, आप बटेंगे तो कटेंगे को कुछ इस प्रकार से जस्टिफाई कर रहे हैं। मदन मोहन, आप किस प्रकार से देखेंगे? क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की बात आती है तो फ्रीबीज की बात होती है, लेकिन सामने बटेंगे तो कटेंगे वाले खड़े हैं। उनका सीधा नारा है कि हिंदू एक हो जाओ। अगर हिंदू एक हो गया, एक तरफा वोटिंग हो गई, तो आम आदमी पार्टी के दोबारा नारे हो जाएंगे चुनाव में। सर, हिमांशु सर भी और अनिल सर भी हमसे बड़े हैं, और ये जी तो सबकी बातों को लेते हुए ये कहूंगा, जो विधानसभा का जो चुनाव स्थानीय मुद्दों पे होता है, उनके घर में बिजली आ रही है कि नहीं, उनके घर का जो बिजली का जो है अगर 200 यूनिट फ्री आ रहा है तो वो उनको इम्पैक्ट करता है। तो मैं एनालिटिकल चीज बोलूंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता। तो मैं सर ये कहना चाहूंगा आपको, जो आप देखिएगा जो इलेक्ट्रिसिटी वुमेन को जो 2100 रुपए दिए जा रहे हैं, कहाँ दिए जा रहे हैं? यही सवाल है, दिए कहाँ जा रहे हैं? मतलब अब भारतीय जनता पार्टी इस पर घेरती है कि 1000 देने का वादा आपने पंजाब में किया था, आम आदमी पार्टी ने 1 रुपया नहीं दिया वहां पे, 3 साल होने को हैं, और आम आदमी पार्टी दिल्ली में 2100 रुपए किसको दे रही है? 1000 तो दिए नहीं, 2100 कहाँ दे रही है? लेट मी स्पीक सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, जो उन्होंने जो वादा किया, जो मैं वोटर से सुन रहा हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जो वोटर के बीच में जो 2100 रुपए का जो एक आप बोलिएगा, जो एक उनके मुंह में जो राइमिंग है, आप जो उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, उनको जो फ्री वाटर मिल रहा है। मैं आज एक झुग्गी में था, तो वहां पे जो पक्का हो गया है उनका सड़क, तो देखिए उन्होंने मुझे बोला, जो देखिए ये जो सड़क है ये केजरीवाल जी ने बनवाया है हमारा, ये जो पानी आ रहा है हमारे घर तक। आपने शायद वो स्वाति मालीवाल के वीडियोस नहीं देखे मदन मोहन जी। स्वाति मालीवाल मोबाइल लेकर घूम रही गली गली में, और जो खराब सड़कें हैं उसके वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रही हैं, वो हकीकत से रूबरू करा रही हैं। आप बात ग्राउंड की करते हैं, तो ग्राउंड पर मैं भी गया हूं, मैं भी 2-3 सीटें विधानसभा की कवर करके आया हूं। वहां पर भी लोगों के अंदर गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने दिखाया मुझे ले जाके पार्क की क्या बदहाल स्थिति है, सड़कों पर पानी भरा रहता है, वहां से मैं कुछ कूद फान के आया हूं अभी कुछ दिन पहले। तो ये तो ग्राउंड की स्थिति है, जनता के बीच में नाराजगी है, और ये कहा जा रहा है बार बार कि ये जो चोला ओढ़ के रखा है आपने, अच्छा अच्छा दिखाओ, बुरा बुरा छिपाओ, वो अब हट चुका है, जनता समझ चुकी है। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है। इस प्रकार के दावे हो रहे हैं।
सर, दावे और सच्चाई की जो बात है ये 8 तारीख को 5 तारीख को जब वोट होंगे और 8 तारीख को जब गिनती होगी तब पता चलेंगे। अभी जो मुझे जनता से जो फीडबैक मिल रहा है, जब मैं लोगों से बात करता हूं डिफरेंट विधानसभा में, मैं आपको एक एक विधानसभा वाइज बता सकता हूं जो कहां पे क्या चल रहा है, क्योंकि मैं जो है लगभग 2-2.5 महीने से दिल्ली में घूम रहा हूं और विभिन्न विधानसभाओं में जाके आम लोगों से मिल रहा हूं। मुझे नहीं पता जो स्वाति मालीवाल जी वीडियो कैसा बना रही है, क्योंकि मैं चैनल्स आजकल मुझे व्यस्तताओं के कारण चैनल नहीं देख पाता हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन जब मैं लोगों से बात करता हूं, मैं लोगों का पर्सपेक्टिव बता रहा हूं। जो अधिकतर लोग जो है, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं विधानसभा में जो मतलब आम आदमी पार्टी के खिलाफ में बोलते हैं, लेकिन जब आप अधिकतर मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि यहाँ पे जब आप 100 वोट अगर हो रहा है उसमें अगर किसी को 51 वोट मिलता है तो वो चुनाव जीत जाता है। तो इस हिसाब से ठीक है, स्थानीय मुद्दों की आपने बात की, आपने स्थानीय मुद्दों की बात की, लेकिन स्थानीय मुद्दों, आपके स्थानीय मुद्दों वाली बात और आपके फ्रीबीज, इन सब के बीच में कांग्रेस पार्टी है और बहुत मजबूती से लड़ रही है, जैसा कि उन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। अब कांग्रेस पार्टी कहा जा रहा है जितना ज्यादा अच्छा करेगी आम आदमी पार्टी को उतना ज्यादा डैमेज होगा। साथ में योगी आदित्यनाथ अभी ग्राउंड पर उतरेंगे, उनके तमाम बड़े दावे, उनके तमाम बड़े नारे जो हमेशा कामयाब रहे हैं, उसका 100% स्ट्राइक रेट गया है। उस पर मैं समझूंगा अनिल जी से, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी विषय पर चर्चा जारी रहेगी। दिल्ली में भी बटेंगे तो कटेंगे, ये कितना कामयाब होता दिखाई दे रहा है। देखिए 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 को दिल्ली के नतीजे आएंगे। पिछले 10-11 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है और जब बात दिल्ली की होती है तो फ्री बिजली की बात होती है, फ्री पानी की बात होती है और तमाम चीजें फ्री 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 सुनाई दिखाई देती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे, इसके स्ट्राइक रेट बड़े शानदार गए हैं, विशेष तौर पर हरियाणा में जहां लग रहा था बीजेपी नहीं जीत पाएगी, वहां जीती और अच्छे मार्जिन से जीती। महाराष्ट्र में भी सुपड़ा साफ हो गया विपक्ष का। क्या दिल्ली में भी ये नारा लागू होगा? क्या जनता इसको गंभीरता से लेगी? ये कितना कामयाब होगा, इस पर हम बात करें। अनिल जी हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम मेहमान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अनिल जी, जब दिल्ली की बात होती है तो ये लोग स्थानीय इश्यूज को भी उठाते हैं, आम आदमी पार्टी वाले। वो कहते हैं कि स्थानीय इश्यूज को जब हम लेकर आते हैं तो उस पर बीजेपी के पास कोई काट नहीं होती है। हमने काम किया है, ग्राउंड पर वो काम दिखता है। अभी आपने सुना होगा मदन जी को, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो इनपुट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अलग ख्याली दुनिया में जी रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या विचित्र इस बार कर दिया है कि जनता 20 और 15 और 13 के मुकाबले इस बार विपरीत वोटिंग करने जा रही है? ऐसा क्या चमत्कारिक बीजेपी ने किया है और कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो बीजेपी के फेवर में जा सकते हैं? आशीष जी, अभी मदन मोहन जी कह जी महाराष्ट्र रिजल्ट आया, आप ये नहीं कह सकते दिल्ली में वही एक कारण चलेगा, स्थानीय मुद्दे चलेंगे। लेकिन स्थानीय मुद्दों में आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है ये भी आप देखिए। 2013 से आम आदमी पार्टी सत्ता में है जी। अगर दिल्ली में किसी चीज की कोई कमी है, अगर दिल्ली में कोई चीज की डेफिशिएंसी है तो उसकी सीधे जिम्मेदार तो सत्तारूढ़ पार्टी है जी। आप मुझे बताइए, 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने सिंहासन संभाला था, उस समय बिजली की स्थिति कैसी थी और आज कैसी है? मैं दावे से कह सकता हूं 2013 में बिजली कट नहीं था, आज फिर भी कट आपको नजर आ जाएंगे। जो इन्होंने कहा फ्री बिजली की बात, आप मुझे बताइए, क्या आज बातें ये हुई थी कि हम बिजली की कंपनियों को ऑडिट कराएंगे, उसका रेट कम करेंगे? आपने तो बिजली कंपनियों को, जनता को सब्सिडी दे दी और बिजली कंपनियों का पीपीएसी रेट बढ़ा के उनका भी घर भर दिया। यानी आपने किया क्या? आपने तो जनता के पैसे जनता को बात देने की बात की, लेकिन बिजली कंपनियों को तो आप घर भर रहे हैं, उनको तो पोबारा हो रही है, उनको तो फायदा ही फायदा हो रहा है, जबकि आपकी लड़ाई तो बिजली कंपनियों के खिलाफ। नहीं, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं अनिल जी और समझा भी सकते हैं मुझे, लेकिन जनता, क्योंकि जनता को तो डायरेक्ट लाभ से मतलब है ना भाई, अरे हमको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, बात खत्म। इसके आगे जो इसके इंटरनल चीजें हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं हिमांशु जी, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं बात कर सकता हूं इस पर, लेकिन जनता को डायरेक्ट लाभ से मतलब है। अब वो डायरेक्ट लाभ बनाम बटेंगे तो कटेंगे, मैं उस पर लाना चाहूंगा। हाँ, मैं अब दूसरी बात भी कह रहा हूँ जी। अब आप कटेंगे कटेंगे की बात चर्चा कर रहे हैं ना जी। अब ये दिल्ली में असर कैसे आएगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी ने मौलवियों को वक्फ बोर्ड के माध्यम से कितने सालों से तनख्वाह दे रही है? उस समय जो आज चर्चा चल रही है कि हम पुजारियों को तनख्वाह देंगे, ग्रंथी को चर्चा देंगे, क्या दिल्ली में पुजारी और ग्रंथी अभी 2025 में ही आए हैं या उनकी आवश्यकता 2025 से ही शुरू हुई है? उससे पहले कहां थे? यानी आप जब मौलवियों को देने जा रहे थे उस समय आपके दिमाग में क्यों नहीं आया कि पूजा कराने वाले, इससे धर्म से जुड़े हुए लोग कोई भी हो सकते हैं, आप सबको एक जैसा तोलो, एक जैसा मानो? उस समय आपने तुष्टिकरण की राजनीति क्यों अपनाई भाई?
उस समय भी तो हिंदू यही दिल्ली में रहते थे, उस समय भी तो सिख भाई इसी दिल्ली में रहते थे, बुद्ध जैन क्रिश्चियन सब इसी में रहते थे। तब तो आपने नहीं किया, क्योंकि आपको तुष्टीकरण को जो आपका फार्मूला है वो आपको सूट नहीं करता था। अब आपको लग रहा है कि बटेंगे कटेंगे नारा हरियाणा में चल गया, महाराष्ट्र में चल गया, अब दिल्ली में आके यहाँ हल्ला ना मचा दे। अच्छा, मतलब अब मैं एक चीज और मैं इस पर आपका फटाफट रिएक्शन लूंगा, उसके बाद में फिर मैं मदन मोहन जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। ये वाकई में ऐसा है क्या कि आम आदमी पार्टी के मन में इस नारे को लेकर डर होगा कहीं ना कहीं गाहे बगाहे? क्योंकि मना तो करते हैं, केजरीवाल साहब कहते हैं कि दिल्ली में इस प्रकार के नारे नहीं चलते हैं और इस प्रकार का ध्रुवीकरण यहां संभव नहीं है, लेकिन अंदर खाने क्या घबराहट बौखलाहट है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब सीएए की लागू किया था ना, जब उसके बिल पास किया, लागू तो खैर बाद में किया, तो उसमें जब प्रदर्शन हो रहे थे ना, ये लोग पहले बैकडोर से पूरा समर्थन कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा ध्रुवीकरण हो रहा है और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति के कारण पर्टिकुलर ये वोट बैंक तो हमारा हो गया और बाकी लोग बटेंगे कटेंगे वाली बात उस समय थी नहीं, तो बाकी लोग बटेंगे और हमें आ जाएगा। आज भी पूरा इंडी गठबंधन की राजनीति पर आधारित है कि मुस्लिम वोट हमारे हैं, आप सिर्फ कुछ पर्टिकुलर जातियों को, दलितों को और पिछड़ी जातियों को बरगलाने का नाम करो और ये लोग अगर बट गए तो फिर हमारे पास हमारी सत्ता आ जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर क्या करते हैं? उसके बाद सिर्फ फायदा उन्हीं लोगों का करते हैं जिसको आप तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। अब मुझे लगता है पूरा समाज इसको समझ गया है, इसलिए आम आदमी पार्टी को भी डर लग रहा है कि क्योंकि अब हिंदू समाज जाग गया है, समझ गया है, तो वो एक साथ आने को तैयार है। अगर आप मुसलमानों को फेवर करोगे तो हिंदू समाज भी। मदन मोहन जी, आपके स्थानीय मुद्दों वाली बात मैंने बड़े ध्यान से सुनी थी। अब आप ये बताइए कि अभी तो योगी आदित्यनाथ ग्राउंड पर उतरे नहीं है बल्लेबाजी करने के लिए, हेमंत बिस्वा शर्मा उतरे नहीं हैं, गिरिराज सिंह उतरे नहीं हैं, तमाम जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं जो हिंदुओं को पोलराइज करने में माहिर माने जाते हैं, इसकी काट क्या है? इसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि स्थानीय इश्यूज की बात जब आप करते हैं तो वहां पर भी दो प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं, दो पीओवीज आते हैं, एक काम हुआ है, एक काम नहीं हुआ है। अब ये जो चोला आप लोग ने विकास का ओढ़ रखा था वो बीजेपी कह रही उतर चुका है, एक ये बात। दूसरी, जब योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभालेंगे दिल्ली में तो कहीं हरियाणा वाला हाल ना हो जाए, क्योंकि लग वहां पर भी रहता कांग्रेस जीतेगी, लेकिन हुआ क्या? मदन मोहन जी। सर, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है जी। अनिल सर जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो चुनाव जो है स्थानीय मुद्दों पर हो रहा है, लेकिन जब आप ध्रुवीकरण की बात करते हैं तो ध्रुवीकरण उन सीटों पे होता है जहां मुस्लिम वोट जो या माइनॉरिटी वोट आप जिनको बोलते हैं वो 20 या 22% से ज्यादा हो या 18 या 15% से ज्यादा हो। तो आप ऐसा सीट देखिएगा जो मुस्तफाबाद सीट है, जहां पे लगभग 42% के आसपास जो है मुस्लिम्स वोट हैं वहां पे। तो आप देखिए वहां पे 3 जो है, एक एआईएमएम के खड़े हैं, एक कांग्रेस के खड़े हैं, और यहाँ वहां पे आप ध्रुवीकरण के चांसेस देख सकते हैं और वहां पे जो है तो बीजेपी मजबूत हो सकती है। लेकिन जब आप अन्य विधानसभाओं आएंगे जहां पे इस तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं है तो वहां पे आप देखिएगा जो ध्रुवीकरण के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसके बाद जो है सो दिल्ली में जो वोटर है, जब मैं महाराष्ट्र में जाता हूं, जब मैं बिहार में जाता हूं, तो मैं एक पर्टिकुलर वोट बैंक देखता हूं जो यहाँ पे ये जाति के इतने वोट हैं। लेकिन जब आप दिल्ली में आते हैं तो यहाँ इन राज्य के इतने, उत्तराखंड के इतने वोट हैं, बिहार के इतने वोट है, इस तरीके का वोटर है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में अधिकतर वोटर जो है वो डिफरेंट स्टेट से बसे हुए हैं। तो यहाँ जातिगत चीजें जो है मुझे लगता है वो कम चलेगी। ठीक है। हिमांशु जी, आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर बड़ी आश्वस्त दिखाई दे रही है हिमांशु जी कि ये नारे यहां नहीं चलेंगे, इस प्रकार की बातें यहां नहीं चलेगी, और अगर इस प्रकार की बातें आपने ज्यादा करने की कोशिश की या ध्रुवीकरण के ज्यादा प्रयास किए तो जो 8-10 सीटें आपकी आनी है वो भी नहीं आएगी। देखिए, पहली बात, ध्रुवीकरण हम नहीं कर रहे, आम आदमी पार्टी सबसे पहले ध्रुवीकरण करती है। अभी आप 4 दिन पहले का बयान देखिए, हमारे पूर्वांचली भाइयों पे बहुत भद्दा बयान दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। ध्रुवीकरण किसने किया? जात पात में बांटना। अभी जाट समाज के लिए अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया। अभी बाबा साहेब के लिए एआई वीडियो बना रहे हैं कि बाबा साहेब जो है उनके माथे पे हाथ रखे अरविंद केजरीवाल के। एक वीडियो बनाते हैं जो बाबा साहेब उनके ऊपर है। तो ये जो जाति जो ध्रुवीकरण कर रही है, ये आम आदमी पार्टी सबसे पहली बात कर रही है।
अब मैं आता हूँ ये आम आदमी पार्टी की ध्रुवीकरण राजनीति के बारे में। अब मदन मोहन जी बोल रहे थे कि हमने जो है एनालिटिकल बात करता हूं, मैं पढ़े लिखों की तरह बात करता हूं, तो मैं आम आदमी पार्टी के किए कराए इनको एक तरफा गिना दूं कि जस्ट अभी सीएजी रिपोर्ट में आया है कि 2026 करोड़ का जो है राजस्व का घोटाला किया है आम आदमी पार्टी ने। ये अरविंद केजरीवाल ने क्यों छुपाया? एनएसएसएफ है, वहां से 10,000 करोड़ का ये लोन लेते हैं केजरीवाल, और इनका मॉडल है, विकास मॉडल बता रहा हूं, सरकार से ये 10,000 करोड़ का फंड लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से उधार लेते हैं और जनता को मुफ्त में बांट रहे हैं। तो ये आप कब तक लोन लेते रहेंगे? ये एक दिन तो ये मॉडल कोलैप्स हो जाएगा। आप महिलाओं को फ्री बस सेवा दे रहे हैं, जो बाहर से रोहिंग्या आए हैं उनको आश्रय दे रहे हैं मुफ्त में, हमारी टैक्स नहीं तो इसका ये मतलब यहाँ इसका ये मतलब हिमांशु निकाला जाए, हिमांशु इसका ये मतलब यहाँ निकाला जाए क्या कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आ जाती तो आप ये तमाम फ्रीबीज बंद कर देंगे, आप फ्री बिजली नहीं देंगे, महिलाओं को फ्री यात्रा नहीं देंगे, क्या ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल लगातार ये जाकर जनता के बीच में कह रहे हैं कि आपको फ्री की चीजें मिलनी बंद हो जाएंगी अगर बीजेपी आएगी तो। देखिए, मैं वो तो बता रहा हूँ ना कि एक जो होती है कायदे की बात, एक पॉलिसी मेकिंग और एक फर्जीवाड़े में अंतर होता है। केजरीवाल जी जो करते हैं वो उल जुलूल बातें हैं, फर्जीवाड़ा है। हमने पूरे स्टैट्स के साथ बात की है। अगर केजरीवाल जी बातें सच बोल रहे हैं तो पंजाब में क्यों नहीं 1,000 रुपए दे रहे हैं? अदानी पे मुद्दा उठाते हैं, पंजाब में 3 शॉर्ट प्रोजेक्ट्स दिए हैं अदानी को। हर चीज जो वहां दिल्ली में कह रहे हैं वो पंजाब में उनकी नकारात्मक हो रही है। मदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वो झूठे इंसान है। ठीक है, मदन जी हैंड रेज कर रहे हैं, जल्दी से समय सीमित है, जल्दी से। हाँ हिमांशु जी, एक बार दिल्ली का फंड होता था, केजरीवाल ने लेके जो है पैसे लेके 1.2% जीडीपी का अब दिल्ली के लिए लेने लग गए हैं। और उसके बाद भी जल बोर्ड जो है ऑल टाइम जो है सबसे ज्यादा घाटे में जा रहा है, सबसे ज्यादा लॉस में जा रहा है। तो ये पैसा कहां जा रहा है? ठीक है, ये पैसा कहां जा रहा है? अरविंद केजरीवाल जी की जेब में जा रहा है कि पार्टी फंड में जा रहा है? आपने ठीक है, आपने हिमांशु जी जो विषय उठाए हैं, अब जनता उसको किस प्रकार से लेगी वो देखने वाली बात होगी। मदन जी हैंड रेज कर रहे थे, 10 सेकंड दूंगा, समय सीमित है। मदन जी। सर जैसे हिमांशु सर बोल रहे थे, जो आम आदमी पार्टी ने डिफरेंट समाज को अपमानित किया, बिहारियों को बोल के इन्होंने बोला जो अपमानित किया, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मेरा नाम मदन मोहन झा है, और अगर मुझे कोई झाटू बोलता है तो ये तो अपमानित बात हुई ना। वो दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं। उससे पहले पूनावाला को चूनावाला भी कहा गया था। वो आप पूरी जो दूसरे चैनल की डिबेट है सुनेंगे तो वो उस कॉन्ट्रेस्ट में मैं नहीं जाऊंगा, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं चाहूंगा किस प्रकार के शब्दों का भी यहाँ इस्तेमाल हो, क्योंकि शहजाद पूनावाला ने इस पर स्पष्टीकरण भी दिया है। उसको जिस तरीके से आप ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वैसा होता भी नहीं दिख रहा है। इसके बारे में भी ग्राउंड पर चीजें दिख रही है। लेकिन अनिल जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, 10 सेकंड आपको भी, जल्दी से अनिल जी। मैं अशय जी एक बात कह रहा हूं कि पिछले चुनाव से चुनाव इसलिए भी डिफरेंट है जी। ये ठीक है कि फ्री ब्रिज की बातें तो आम आदमी पार्टी ने बहुत भी की है, लेकिन बीजेपी ने अगर कोई बात आपको कहा है कि हम देंगे तो वो उन्होंने मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में करके दिखाया हुआ है। लाडली बहना योजना आपने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखी है, लेकिन बड़ा डिफरेंस ये है कि पिछले 5 सालों में करप्शन के चार्जेस में आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेता जेल होके आए हैं। ठीक, और इनको ये बॉटम लाइन है। ठीक है, मैं समझ गया सर, समय सीमित है, समय सीमित है अनिल जी। मामले में ठीक है अनिल जी, समय सीमित है इसलिए माफी चाहूंगा। बहुत आभार आपका मदन जी, आपका बहुत आभार। हिमांशु भाई आपका बहुत आभार, आप जुड़े। बड़ी चीज ये है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कामयाब रहा है। यूपी में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, क्या ये दिल्ली में कामयाब होगा? क्योंकि सामने फ्रीबीज की चुनौती है बीजेपी के सामने। जनता किस प्रकार से ले रही चुनाव को, ये 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।